नेतृत्व के निकट होने लग जाते हैं। पार्टी के भीतर एक नया ही ग्रुप तैयार हो जाता है। राहुल गांधी लिखकर देने लग जाते हैं, मोदी हार रहे हैं तो मोदी भी दावा करने लग जाते हैं कि कांग्रेस को राहुल की उम्र से कम सीट आएगी। चुरमुरी ने अपने ट्विटर हैंडल पर राजनेताओं और दलों के दावों की एक सूची बनाई है। राहुल गांधी के अनुसार बीजेपी को 150 सीट आ रही है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं बीजेपी 200 से नीचे रहेगी। ममता बनर्जी के अनुसार बीजेपी 200 से नीचे रहेगी। यशवंत सिन्हा भी 200 से नीचे नंबर देते हैं, लेकिन पीयूष गोयल बीजेपी को 370 सीटें देते हैं। अमित शाह अभी तक 400 पार का नारा लगा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को 50 पर सिमटा दिया है। आरएसएस के आंतरिक सर्वे के अनुसार यह मीडिया में छपता रहता है, बीजेपी को 214 सीटें मिल रही हैं। इंटेलिजेंस के सूत्रों के मुताबिक बीजेपी को 227 सीटें आ रही हैं। परकला प्रभाकर कह रहे हैं बीजेपी को 220 से 230 सीटें आ रही हैं। शरद पवार का दावा है एनडीए को 240 से अधिक सीटें नहीं आएंगी। योगेंद्र यादव के अनुसार बीजेपी को 240 से 260 सीटें आएंगी। पोल ऑफ पोल्स के अनुसार एनडीए 345 सीटें जीतेंगी। इस तरह की खबरें मीडिया में छपी हैं, नेताओं ने बयान दिए हैं। हो सकता है इनमें से किसी एक की बात सही निकल जाए, लेकिन तब भी आप नहीं कह सकते कि उन्होंने यह दावा वैज्ञानिक आधार पर किया था। जिज्ञासा तो होती ही है कि कौन जीतेगा, लेकिन दावा जब भी किया जाए उसका आधार सही होना चाहिए। महानगरों में बहुत से लोग ओला उबर के टैक्सी ड्राइवर से पूछकर हवा सूंघ लेने का दावा करते हैं। इसका एक क्लास एंगल भी है कि कुलीन एंकर अपनी क्लास छोड़कर असल जनता क्लास से राय ले रहा है। पत्रकार अनिंद्य चक्रवर्ती ट्विटर पर लिखते हैं कि इस तरह के आंकड़ों से निष्कर्ष निकालने का कोई तरीका नहीं। यह तभी सही हो सकता है जब एक तरफा लहर चल रही हो। उबर का सैंपल रैंडम नहीं है। आपने तय किया कि इसी से बात करनी है, क्यों और किस आधार पर करनी है इसके बारे में नहीं सोचा, इसलिए यह सैंपल नहीं माना जाएगा। यही कारण है कि कई चैनलों और कई पत्रकारों के सर्वे गलत हो जाते हैं। आप जरूर लोगों से बात कीजिए, पूछिए भी, लेकिन 150 लोगों से बातचीत के आधार पर यह दावा मत कीजिए कि बीजेपी को इतनी सीटें आएंगी और कांग्रेस को इतनी। कई बार आप गलत होते हैं और कभी कभी सही भी हो जाते हैं। हमारा फोकस इस पर है कि क्या आपने यह दावा वैज्ञानिक आधार पर किया है। ऐसे लोग जब भी नंबर दें तो आप थोड़ा पीछे हटकर सोचें कि क्या यह बात साइंटिफिक आधार पर कही जा रही है। एक संसदीय क्षेत्र में कम से कम 2000 मतदान केंद्र होते हैं। हवा का पता लगाने निकले पत्रकार कितने लोगों से बात कर पाएंगे इतनी भयंकर गर्मी में। इसी तरह पूरे देश का स्केल लीजिए तो क्या वे 5000 वोटर से भी बात कर पाएंगे? क्या 10, 20, 100, 50 लोगों से बात कर किसी एक संसदीय क्षेत्र के लोगों की औसत उम्र निकाली जा सकती है? नहीं निकाली जा सकती है। तो राय कैसे निकाल लेंगे? भारत के लोगों की औसत उम्र का ही पता लगाना है तो एक अच्छा रिसर्चर क्या करेगा? आबादी की सूची से 1000 लोगों का चुनाव रैंडम तरीके से करेगा, उसके आधार पर औसत उम्र निकालेगा। अगर आप 1000 लोगों का रैंडम सैंपल लेंगे तो आपको 1000 लोगों की औसत उम्र का पता चल सकता है। जैसे जैसे आप यह संख्या बढ़ाते जाएंगे, 1000 की जगह 10,000 कर दें तो आप असली नंबर के कुछ करीब पहुंचने लग जाते हैं। आपका गैस अच्छा हो सकता है। 1 अरब लोगों का सर्वे कर दें तो उसका औसत हमेशा सत्य माना जाएगा, लेकिन वो करना तो संभव है नहीं। तब आप 1 लाख का इंटरव्यू करेंगे तो वह सत्य के कुछ करीब हो सकता है, उसकी दिशा बताई जा सकती है। इसका मतलब है कि जिसका भी सैंपल बड़ा होगा उसका कुछ सटीक हो सकता है, लेकिन याद रखिए सैंपल बड़ा होने से ही सब सही नहीं हो जाएगा। सैंपल की प्रोफाइल क्या है, मतलब किस उम्र के लोगों से पूछा गया है, किस जाति के लोगों से पूछा गया है, शहर के कितने हैं, गांव के कितने हैं। तब आपका एग्जिट पोल शायद गलत ना हो, अपवाद हो सकते हैं, लेकिन एक रुझान का पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बनने वाली है। लेकिन आपको तो नंबर जानने की जल्दी है। बीजेपी को कितने नंबर आ रहे हैं, कांग्रेस को कितने। वोट शेयर शायद नंबर से बेहतर है, लेकिन इसकी भी अपनी समस्याएं हैं। वोट शेयर से नंबर कैसे निकाला गया है? एग्जिट पोल करने वाली कंपनी को अपना सैंपल और फॉर्मूला दोनों बताना चाहिए,
तभी तो दूसरे लोग भी कॉपी चेक करेंगे कि आपने सही हिसाब निकाला या नहीं। जैसे ही आप वोट शेयर छोड़कर नंबर देने लग जाते हैं, तिकड़मबाजी शुरू हो जाती है। हम हमेशा नंबर देखते हैं कि किसका सही हुआ, बल्कि हमें यह भी देखना चाहिए कि एग्जिट पोल वाली कंपनी ने किसी पार्टी का वोट शेयर कितना बताया और 4 जून को कितना आया। क्या उसमें कोई तालमेल है? उसी से पता चल जाएगा कि एग्जिट पोल सही है और कितना गलत। तो सबसे पहले पूछिए, सर्वे में सैंपल का आकार क्या है? क्या आपने रैंडम सैंपल किया? कितने मतदान केंद्रों से सैंपल उठाए? आप यह भी सवाल पूछिए कि इस सैंपल का चुनाव कैसे किया गया। टेलीफोन से 100 लोगों को फोन लगाया गया, या इंटरनेट से पूछा गया, या मतदान केंद्रों पर जाकर किया गया। तीनों के अलग अलग नतीजे हो सकते हैं। ऐसा आप नहीं कर सकते कि तीनों को मिलाकर एक नंबर निकाल दिया, तभी गलत होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। यूपी में जैसे लोकसभा की 80 सीटें हैं, तो आप कम से कम 20 सीटों का चुनाव तो करेंगे ही। फिर उन 20 सीटों में से कुछ विधानसभाओं को भी तय करेंगे, कुछ मतदान केंद्रों की भी संख्या लेंगे। सभी मतदान केंद्रों पर 10 या 50 लोगों का इंटरव्यू करेंगे। इस प्रक्रिया पर चलते हुए आप 10 से 15 हजार के सैंपल पर राष्ट्रीय रुझान का पता लगा सकते हैं। एग्जिट पोल वाली कंपनी का किसी चैनल से टाई अप हो जाता है, चैनल एग्जिट पोल करने वाले को अपना चेहरा बना देता है, विज्ञापन बन जाता है। यह सब तमाशा करने से अच्छा है कि चैनल अपने एग्जिट पोल का डेटा पब्लिक कर दे। पहले चरण के मतदान के बाद जब शाम 7 बजे आंकड़ा आया तो मतदान का प्रतिशत 60 के आसपास था, लेकिन जब 30 अप्रैल को डेटा आया तो 66.14% हो गया। सवाल तो पूछिए कि इससे एग्जिट पोल के डेटा पर क्या असर पड़ता है। पहले और दूसरे चरण का मत प्रतिशत 5.5% से अधिक बढ़ गया। पहले तो चुनाव आयोग ये आंकड़े सार्वजनिक ही नहीं कर रहा था। विपक्षी पार्टियों और एडीआर, कॉमन कॉज जैसी संस्थाओं के शोर मचाने के बाद ये आंकड़े जारी किए गए। सुप्रीम कोर्ट में एडीआर की याचिका पर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग बताता रहा कि ये आंकड़े सार्वजनिक क्यों नहीं करने चाहिए। फिर 2 दिन बाद खुद ही इन्हें सार्वजनिक कर दिया। जब चुनाव आयोग के पहले 2 चरणों के आंकड़ों में इतना फर्क था, तो एग्जिट पोल की विश्वसनीयता और घट जाती है। कम से कम इस पर संदेह तो और बढ़ जाते हैं। आप सवाल पूछें तो हो सकता है जवाब मिलेगा। एक बड़ा सवाल है कि क्या वोटर सर्वे करने वाली कंपनी को सही बता रहा है। टीवी पर आप ऐसे कई कार्यक्रम देखते हैं जिसमें पत्रकार लोगों से बात करते हैं। ऐसे कार्यक्रमों में बोलने वाले लोगों को वॉक्स पॉप कहा जाता है। आप ऐसे कार्यक्रमों को देखिए जरूर, लेकिन यह जानने के लिए कि लोग किस तरह से अपनी राय रखते हैं, उनकी सूचना का आधार क्या है, उन्हें कितना पता है, मगर उसके आधार पर यह मत तय कीजिए कि हवा किसके खिलाफ है। फिर आपको झटका लगेगा। इसका मतलब यह नहीं कि वॉक्स पॉप गलत था, आपने उसे सैंपल समझने की गलती की और उसके आधार पर नतीजा निकाला।